हेलो विद्यार्थियों, तो आज हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोगों ने अभी तक जो देखा है उसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी तक तमाम चीज़ें बात हम लोगों ने कर लिया है। उसमें सिर्फ एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बाकी है, तो हम लोग उसको देखेंगे। हम पहले इसको बढ़ा दें, चूँकि बीच में कुछ दिन जो है एब्सेंट रहे, कुछ दिन आपको वीडियो नहीं मिला। अब जो है इसको कंटिन्यू हम करेंगे और हमारा कोशिश ये रहेगा कि दिसंबर तक में जो है आपका टोटल पार्ट जो है हम कंप्लीट कर दें। तो आप तैयार हो जाइए और इसका नोट्स वगैरह जो है आपको बनाते चलना है साथ में। अलग से नोट्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, साथ में आप पढ़ते चलिए, इसका नोट्स बनाते चलिए और जो भी क्वेश्चन आंसर होगा इसमें हम अब रोकेंगे नहीं, उसको कंटिन्यू इसी के साथ हम करते चलेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हालांकि आप लोग जब शुरू में देखे होंगे तो वहाँ पर हम आपको बताए भी थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है ट्वेल्थ का जितना भी पार्ट है उसमें ये 6 नंबर लेकर के बैठा हुआ है। यानी 6 नंबर आपको इधर से तकरीबन 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन जो इधर से पूछता है ना। तो उस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और थोड़ा ईजी है। आप अन्य तो हालांकि ईजी तो सब है, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा ईजी है। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर आप कह दो तो थोड़ा जटिल भी हो जाता है। कभी कभार डायरेक्शन के चक्कर में गलती कर बैठते हैं हम लोग, है ना। तो उस पर चर्चा होगा। फिलहाल आप समझ लो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा उसी पर टिका हुआ था। अब हम लोग आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट पे, है ना। एक्चुअली में इसकी एक भूमिका हम तैयार कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने का। इसमें एक ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट का इजाद किया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो सकता है, इस बात की खोज सर्वप्रथम ओस्टर्ड नामक एक वैज्ञानिक ने किया अपने एक्सपेरिमेंट में, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में। तो हम चुंबकीय क्षेत्र की भूमिका को तैयार करते हुए हम आपको ओस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट पहले बताते हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड का क्या हाल होगा, उसका क्या पोजीशन होगा, आगे इस चैप्टर में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ओस्टर्ड साहब ने एक्चुअली में क्या किया था, देखिए ओस्टर्ड साहब ने क्या किया। इन्होंने एक करंट कंडक्टिंग वायर लिया। एक वायर है, मान लेते हैं एक ये धारावाही चालक तार है, इसमें से करंट चल रहा है। मान लेते हैं इसमें से करंट जो चल रहा है ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है, आई करंट, ये जो करंट है ये चल रहा है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो अब रहा बात की करंट जब चल रहा है तो इसके अगल बगल में अगर आप कंपास निडल लाते हो ना, कंपास निडल ऐसे अगर आप लाते हो तो कंपास निडल जो होता है वो अपने पोजीशन पर नहीं रहता है। जैसे ही करंट इसमें चलना शुरू हो जाएगा तो कंपास निडल जो होगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने मूल पोजीशन से ये विचलित हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो विचलित हुआ है वो कुछ इस प्रकार से विचलित हुआ है, मान लेते हैं ऐसे। तो ये अपना पोजीशन पर नहीं है, अगर करंट को रिवर्स भी करोगे फिर भी ये विचलित हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये विचलित हो जाएगा। तो कहने का सीधा अर्थ ये होता है कि जब हम इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कंपास निडल विचलित हो जाता है, यानी अपने पोजीशन से हिल जाता है। तो कंपास निडल का तो सीधा विचलित होने का एक ही कारण होता है कि उसके बगल में चुंबक ला दो, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ला दो। तो चुंबकीय क्षेत्र के बिना तो ये डिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता है। लेकिन देखा ये गया कि जब एक धारावाही चालक तार है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके बगल में एक कंपास निडल को ला दिया गया तो ये कंपास निडल विचलित हो गया। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि इस धारावाही चालक तार के चारों ओर विद्युत धारा था, है ना। विद्युत धारा है, चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही तो ये विचलित हुआ। विद्युत धारा तो है ही, लेकिन इसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी आ गया, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति वाला ये क्षेत्र बना लिया चारों ओर। इसी वजह से ये जो निडल है ये अपने मूल पोजीशन से विचलित हो गया। ये इसका मुख्य रीजन है। अब यहीं से शुरू हुआ चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जाहिर सी बात है, आप इस एक्सपेरिमेंट को देखते हो तो अब जो होगा करंट के साथ साथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये बात सर्वप्रथम ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया। ओस्टर्ड साहब ने इस बात का इजाद किया। तो एक्चुअली में ओस्टर्ड साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, हाँ वो यही एक्सपेरिमेंट है, वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे भी हैं। व्हेन कंपास निडल कम्स क्लोज टू करंट कैरिंग वायर देन इट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन।
दिस शोज दैट वायर इज सराउंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो आप इसका हिंदी चाहो तो आप लिख सकते हो कि जब किसी कंपास निडल को यानी कंपास सुई को किसी धारावाही चालक तार के नज़दीक लाया जाता है, किसी कंपास सुई को किसी धारावाही चालक तार के नज़दीक लाया जाता है तो कंपास सुई अपने मूल पोजीशन से विचलित हो जाता है। फुल स्टॉप। यह दर्शाता है कि धारावाही चालक तार चारों ओर से चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। यह बात ओस्टर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया और ये चीज़ फैक्ट है, ये सही है, सच्चाई है ये। तो इसके माध्यम से अब क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक नया चीज़ घुस गया और इसका फिर अब जो है विस्तार होना धीरे धीरे शुरू हो गया। तो अब यहाँ से हमारा जो टर्म आया है वो टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, जैसे हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी तरह से एक नया टर्म आ गया, इसको बोलेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एक नया टर्म आ गया। अब इस क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, देखिए, तो कहा यह गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन थोड़ा जल्दी से आसानी से हमारे लिए अवेलेबल है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन पर चर्चा करते हैं। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग हो, मूविंग स्टेट में हो, अगर मूविंग स्टेट में होगा तो उस केस में इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। एक्चुअली में जो करंट चल रहा था, तो करंट चल रहा था मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा था, माने इलेक्ट्रॉन की वजह से ना करंट है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है इसकी वजह से उसके चारों ओर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूवमेंट कर रहा है, स्टैटिक स्टेट में नहीं है, अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसके अंदर में एक नया फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसका नाम हम लोग देते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसीलिए क्योंकि ये चुंबकीय प्रवृत्ति जैसा काम करता है। चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसके नज़दीक अगर कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ आप लाइएगा तो जाहिर सी बात है उस पर फोर्स लगेगा, उस पर बल लगेगा, तो वो जो बल कहलाएगा वो चुंबकीय बल कहलाएगा। तो यहाँ पर भी जो आप देख रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो मैग्नेटिक फोर्स था, चुंबकीय बल था। तो जाहिर सी बात है ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न चुंबक के माध्यम से भी होगा और किसी आवेशित कण के मूवमेंट से भी होगा, यानी उसके गति की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का आप ये मतलब समझ लीजिए, किसी गतिशील आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को लाया जाए तो उसके ऊपर बल आरोपित होगा, इस फील्ड को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, चूँकि हम जो करंट पास करवा रहे हैं किसी धारावाही चालक तार से, यानी ये तार से हम लोग करंट पास करवा रहे हैं, तो आपसे पूछेगा बताइए कितना यहाँ पर कितना इस तार से यहाँ पर जो है कितना फोर्स होगा, फील्ड होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यहाँ कितना होगा, माने अलग अलग बिंदु पर आपसे पूछेगा तो हम लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे, है ना। लेकिन अभी हम भूमिका तैयार कर रहे हैं कि एक्चुअली में इसमें हुआ क्या था, है ना। तो अब आ गया कि हमारा स्टर्ड का प्रयोग हुआ तो यहाँ से आया निकल करके मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को डेवलप किसने किया, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो आपको चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं हम बताना चाहते हैं, ये बात आपको याद रखने हैं, है ना। क्योंकि हम लोग जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो पढ़ रहे हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में एक दो क्वेश्चन जो पूछता है चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड, वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम फटाफट इसको पहले समाप्त करते हैं और इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आप शुरू में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे तो याद कीजिए, सबसे पहला जो स्टेट था उसमें स्टैटिक चार्ज था। स्टैटिक चार्ज मतलब स्थिर आवेश। शुरू में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने यही पढ़ा है ना, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है स्टैटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज क्या करता है, स्थिर आवेश क्या करता है, तो स्थिर आवेश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। सिर्फ और सिर्फ ये क्या चीज़ क्रिएट करेगा, तो ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र ये क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसको हम लोगों ने डिनोट किया था क्या चीज़ से? ई वेक्टर से। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी था तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने ई वेक्टर से डिनोट किया था। दूसरा, अब क्या है कि चार्ज को हम यूनिफॉर्मली मोशन यानी एक समान वेग से, यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, एक समान वेग से या एक समान चाल से गतिशील आवेश, एक समान चाल से गतिशील आवेश जब हो तो ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि दोनों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को तो हम लोग ई वेक्टर जो होता है इससे डिनोट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस पर हम लोग और भी आगे चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, इसका भी डायरेक्शन जो होगा वो फिक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और इसको हम लोग डिनोट क्या चीज़ से करेंगे? बी वेक्टर से। याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करते हैं बी वेक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को हम लोग डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। और आपको यह भी याद रखना है कि रुका हुआ आवेश यानी स्थिर आवेश क्या चीज उत्पन्न करता है? तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र। एक समान चाल से गतिशील आवेश यानी यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज जो होगा एक समान चाल से गतिशील आवेश क्या चीज उत्पन्न करेगा? तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यानी दो चीज उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। एक और कंडीशन आता है और वो कंडीशन ये है एक्सेलरेटेड चार्ज यानी त्वरित आवेश, यानी कि जो आवेश त्वरण में होगा वो क्या चीज डेवलप करेगा? तो याद रखना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ये तीन चीज उत्पन्न करेगा। एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग, ये एक्स्ट्रा है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आवेशित कण जो होता है यानी जो चार्ज पार्टिकल है, जरूरी नहीं है कि खाली इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन पर चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को करंट दौड़ाना है और करंट जो दौड़ता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इसलिए उस पर हम ज़्यादा फोर्स करते हैं। हम सीधा जनरल भाषा में बोल रहे हैं चार्ज पार्टिकल। तो आवेशित कण को आप तीन तरीका से एस्टेब्लिश कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि आवेश को आप रोक करके रख सकते हो। तो रोक करके जब रखिएगा ना तो उसका एक ही प्रभाव होगा और वो प्रभाव होगा क्या चीज़? विद्युत क्षेत्र वाला प्रभाव, जिसका अध्ययन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी स्थिर विद्युत में संपूर्ण रूप से इसका हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आया बात दूसरा, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? तो रुका हुआ आवेश तो हम लोग देख लिए, लेकिन एक समान चाल से गतिशील आवेश जो होगा वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, है ना। तो हम लोग जो बात करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा हम लोगों ने कर रखा है। बेसिकली ज़्यादातर हम लोग को चर्चा करना है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो अब जो दूसरा जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम था हेडिंग था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें हम लोग बेसिकली इसी पर पूर्ण रूप से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है किसकी वजह से? मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से, क्योंकि ये भी मूविंग है ना, एक्सेलरेटेड भी तो चल ही रहा है ना, ये भी चल रहा है। लेकिन आपसे स्पेसिफिकली विशिष्ट रूप से अगर अलग करके पूछता है कि एक समान चाल से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करेगा, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दो ही चीज उत्पन्न करेगा। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आपसे बोले कि अगर आवेश त्वरण में हो, एक्सेलरेशन हो उसके पास, तो क्या उत्पन्न करेगा? तो विद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही, चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा, और हमारा एक एक्स्ट्रा में जो आ जाएगा वो आ जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो बेसिक बात है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग ध्यान में रखेंगे।
अब हम लोग आते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर इस चार्ज पार्टिकल को, जाहिर सी बात है चार्ज पार्टिकल है तो उसके चारों ओर आ गया क्या चीज़, मूविंग है तो उसका चारों ओर आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसी मैग्नेटिक फील्ड वाले चार्ज पार्टिकल को, यानी कि मूविंग चार्ज पार्टिकल को, आवेशित कण को अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग रख दें, यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम लोग दौड़ा दें, तो जाहिर सी बात है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, अपने पोजीशन से विचलित होगा ना। तो विचलित होगा, किधर विचलित होगा, क्या होगा, कितना फोर्स होगा, ये तमाम चीज़ों का अब कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। तो ये आपके सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अब जो है वो शुरू होने जा रहा है, तो उसको आपको ध्यान में रखना। पहले तो आप ये बेसिक बात ध्यान में रखना, ये जो अभी जो चला है ये बेसिक पॉइंट है, इस बेसिक पॉइंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आगे वाला बात जो है वो अच्छा से और ज़्यादा क्लियर कट रहेगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा अब जो आया है वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल, बोल दीजिए मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं याद रखना यूनिफॉर्म मूविंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली मूविंग, तो गतिशील आवेश या आवेशित कणों पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें अगर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और ये बात भी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से निकाला गया। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको हम दो तरह से डिनोट करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए एक जो होता है लोग क्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे क्रॉस, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपको हम समझा देते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। ये जो है अगर क्रॉस कहीं पर लिखा हुआ है या कहीं पर डॉट लिखा हुआ है, ऐसे अगर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ये सिंबॉलिक रूप है। लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ, तो क्रॉस का मतलब ये होता है कि अंदर की ओर, अंदर के डायरेक्शन में। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जो है वो अंदर की ओर है, यानी बोर्ड जो देख रहे हो ना, बोर्ड के अंदर, यानी इस डायरेक्शन में ऐसे है। ठीक है, डॉट का मतलब ये, और क्रॉस का मतलब, और डॉट का मतलब होता है बाहर की ओर, ऐसे। बात समझ रहे हो ना। तो अगर कहीं पर डॉट लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए, आपके कॉपी पर जो डॉट लिखा है तो इसका मतलब पेज से बाहर, चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा होगा पेज से बाहर, और अगर क्रॉस लिखा हुआ है तो पेज के अंदर, यानी कि बोर्ड के अंदर, पेज के अंदर। तो ये आपको डायरेक्शन ध्यान में रखने हैं। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को दो तरह से हम लोग डिनोट करेंगे, एक जो होगा क्रॉस के माध्यम से, दूसरा जो होगा डॉट के माध्यम से। याद रखना है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड द प्लेन, डॉट का मतलब आउटवर्ड द प्लेन। क्लियर है बात, यहाँ तक ध्यान में रहेगा। अब हम इसी में एक चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं। मान लेते हैं एक तो अंदर उधर है, हम इसको ऐसे नहीं चलाते, 90 डिग्री पर नहीं चलाते, कुछ एंगल दे देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसको जो है थीटा एंगल पर हम इसको फेंके, v वेलोसिटी के साथ हम इसको फेंक दिए। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज जो है, चलो इलेक्ट्रॉन नहीं मानते, कोई चार्ज मान लेते हैं, चार्ज क्यू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चार्ज पार्टिकल हम लोग मान लेते हैं। और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस सपोज ये जो आपको दिख रहा होता है, ये जो क्रॉस जो है, ये क्रॉस, जितना भी क्रॉस आपको दिख रहा होता है, ये सब क्या चीज़ का डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है बात। चलिए हम मान लेते हैं ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, मान लेते हैं B इसका वैल्यू है, दे रखा है। तो इसका डेफिनेशन ही कहता है, यानी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही ये बात कैलकुलेट किया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है
मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ना, फोर्स लगेगा ना चार्ज पार्टिकल पर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, सबसे पहला जो अपना है वो है वी वेक्टर। लेकिन याद रखिएगा ये जो वी वेक्टर होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके? परपेंडिकुलर टू द, या चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोष्ठ में लिख देते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, सिंबल से आप समझ लेना, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, बी से हम बोल देते हैं, ठीक। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये होना चाहिए, है ना। एक्चुअली में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग जो बात अभी कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि ये जो हम एंगल बनाए हैं ना, ये एक्चुअली में ये बाहर होगा, बाहर के डायरेक्शन में ऐसे करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब है कि आप इसको जो एंगल में जो दोगे, इसको जो एक्चुअली में जो एंगल दोगे, तो इसको हम ऐसे अगर रख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो ये इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर टाइप का होना चाहिए, है ना। तो एक जो होगा वो फोर्स क्रिएट करेगा। खैर अभी हम लोग एंगल मान लेते हैं, यहाँ से हम लोग अभी जो है इसी चीज़ को थोड़ा अलग तरीका से हम इसको दर्शा लेते हैं। अभी फिलहाल जो इसको फेंको आप, और ये वी वेलोसिटी से ये चल रहा, तो ये वी वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको हटाई दो, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख ही देते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज एंड साइन थीटा। परपेंडिकुलर हो गया, साइन थीटा ले लिए, परपेंडिकुलर अपने आप हो जाएगा। तो इनका कहना है ये, यानी कि एक्सपेरिमेंट में जो आया वो कहा यह गया कि जो चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र में जिसको आप फेंके हैं, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स, इसको नीचे में हम बी से डिनोट कर देंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का, जो भी स्पीड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का और साइन थीटा का। ये एक्सपेरिमेंट से लाया गया फॉर्मूला है। तो जो बोला हम लोगों ने उसको लिख लिया, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया, ये चुंबकीय बल का फॉर्मूला हो गया। चुंबकीय बल है ये, ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है? चुंबकीय बल। लेकिन ये बल किस पर लगा? तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप फेंकते हो तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला ये बल है, इतना बल उस पर लगेगा। अगर इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म में अगर इसी को लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो मैग्नेटिक फोर्स तो वेक्टर होता ही है, चार्ज पार्टिकल वेक्टर नहीं होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलते हैं। क्रॉस क्यों लगाते हैं? क्योंकि अपना साइन थीटा है यहाँ पर ना, तो वेलोसिटी और ये तो अपना क्या चीज़ है? वेक्टर क्वांटिटी है, और साइन थीटा को हटा करके इसके बीच में क्रॉस लगा दिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रॉस जब हटाइएगा तो यहाँ पर क्या चीज़ लग जाएगा? अपने आप साइन थीटा लग जाएगा। तो ये अपना आ गया मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। तो आप वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला याद रखिए, प्रश्न अगर पूछेगा वेक्टर फॉर्म में तो बनाने में सुविधा होगा, और आप इसको जनरल तरीका से भी याद रखिए। जनरल में अगर आपसे पूछ दिया क्वेश्चन तब पर भी इसको बनाने में सहयोग मिलेगा आपको, है ना। तो ये रहा फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फोर्स जो होगा किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो बल होगा उस बल का ये फॉर्मूला हो गया, और इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। यहाँ से हम लोगों ने दो बात सीखे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर बाहर, यानी क्रॉस होगा तो अंदर, डॉट होगा तो बाहर। दूसरा हम लोगों ने सीखा अगर चार्ज पार्टिकल को इसमें फेंको, किसी भी एंगल पर फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो एंगल पर जब हम इसको फेंकते हैं तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला बल जो होगा, बल का फॉर्मूला ये होगा और ये होगा, ये दोनों होगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है और ये जो है हमारा जनरल सिंपल फॉर्म में है। क्लियर है बात? अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो अपना है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो आया है,
ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है इसको हम लोगों ने डिफाइन किया है अभी थोड़ा देर पहले, हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि उस चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा। जैसे कि आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक पढ़ा था, तो चुंबकीय क्षेत्र का भी अपना कुछ एसआई मात्रक होना चाहिए। तो अब इसके मात्रक पर हम आते हैं और इसके बारे में एकदम विशेष विस्तार से हम लोग बात करने वाले हैं अभी, और बढ़िया से इसको आपको याद रखने होंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें मात्रक वगैरह का भी क्वेश्चन जो है वो पूछ ही देता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रहे तो और अच्छा रहेगा। चलिए, हमको चाहिए क्या चीज़? मात्रक, यूनिट चाहिए, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमें चाहिए। तो सबसे पहले बात बताओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक चाहिए ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर बोल दो या सीधा बी बोल दो। तो बी को अगर इधर रखोगे तो बाकी सबको हमें इधर पलट करके फेंकना पड़ेगा। तो इधर बचेगा क्या? फोर्स बट्टा क्यू भी साइन थीटा, यही आएगा ना। तो बताइए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? सबसे पहले इसका ऐसा यूनिट न्यूटन। इसका जो ऐसा यूनिट लिखोगे तो चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब होता है। और हमारा जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वेलोसिटी का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और साइन थीटा का तो कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन ये कूलम्ब प्रति सेकंड हो गया। तो कूलम्ब प्रति सेकंड बराबर एम्पियर होता है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड का पहला जो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर, ये पहला इसका ऐसे ही मात्रक हो गया। क्लियर है बात? यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। ये तो खैर फार्मूला से हम लोगों ने निकाला, लेकिन जो माना हुआ यूनिट होता है, यही जो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है, इसी को बोला जाता है टेस्ला। यानी 1 टेस्ला वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान रखिएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला भी होता है, और ये जो टेस्ला होता है वो 1 न्यूटन प्रति एम्पियर के बराबर होता है। तो 1 टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। तो हमें याद रखना है। क्लियर है बात? हमारा यहाँ पर 2 टर्म आया है, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर जो हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का एक मात्रक हो गया, टेस्ला जो हो गया, ये दूसरा ऐसा ही मात्रक हो। इसका ऐसा ही मात्रक की बात कर रहे हैं। एक और इसका ऐसा ही मात्रक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये भी इसका ऐसा ही मात्रक होता है। यानी कि 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर, ठीक है। वेबर जो है ये भी वैज्ञानिक का नाम है। तो 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो देख लो कितना फार्मूला है, कितना आ गया इसका ऐसा मात्रक। इसका ऐसा मात्रक 3 अभी तक हम लोगों ने देखा है। एक ऐसा मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और एक ऐसा मात्रक हो गया है क्या चीज़? टेस्ला। और तीसरा जो ऐसा मात्रक हो गया वो हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो सीजीएस यूनिट पर अगर बात कीजिए, सीजीएस यूनिट यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का अगर सीजीएस यूनिट पर बात कीजिए, तो इसका जो सीजीएस यूनिट होता है इसको बोला जाता है गॉस, ठीक है। गॉस जो होता है इसका सीजीएस यूनिट होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। गॉस जो होता है इसको हम लोग शॉर्टकट में जी से डिनोट करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होगा? गॉस होगा। क्लियर है बात? तो 1 टेस्ला बराबर पूछ देगा कितना गॉस, तो 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? यहाँ से हम लोगों ने 4 ऑब्जेक्टिव देखा है। यानी 4 ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का 3 तो हम लोगों ने देखा क्या चीज़? एसआई मात्रक। 3 एसआई मात्रक में एक एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और दूसरा एसआई मात्रक टेस्ला, तीसरा एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है गॉस। यानी चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है गॉस, और एक टेस्ला बराबर होता है 10 के पावर 4 गॉस। अगर आपसे पूछ दे कि 1 गॉस बराबर कितना, तो उल्टा कर दो, यानी 10 के पावर -4 टेस्ला। ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एसआई मात्रक यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक और सीजीएस जो मात्रक होता है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब बात रहा कि जब हम चार्ज पार्टिकल को यानी कोई आवेशित कण को किसी फील्ड में अगर हम फेंकते हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर लगा फोर्स,
तो फोर्स लगा तो प्रश्न आपके दिमाग में आएगा ना, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो फोर्स किधर लगेगा। प्रश्न आ जाएगा कि फोर्स जो लगेगा ये फोर्स लगेगा किधर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका डायरेक्शन जो होता है यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बोल दो सीधे तौर पे, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, चुंबकीय बल का दिशा, इसका हमें अब दिशा कैलकुलेट करना है। तो दिशा जो है वो दो तरीका से निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। जिसमें पहला जो तरीका है दिशा निकालने का, इसमें क्या है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाएं हाथ का अंगूठा नियम। हम आपको पूरा स्पष्ट तौर पे समझा देते हैं, उसके बाद हम इसको लिखवा भी देते हैं, इसका नोट्स भी आप अगर चाहो तो बना लेना। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है एक मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, या ऐसा मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी है, हम इसको इधर फेंक दिए, और ये दोनों जो होगा, मान लेते हैं लेटर सपोज कि ये जो है थीटा डिग्री एंगल पर ये काम कर रहा है, लेटर सपोज ऐसा हम माने हैं। तो हमें क्या करना है, इसको जो है एक्चुअली में ये वाला जो पार्ट दिख रहा होता है, इसको हम उठा करके लाएंगे क्या, इस वाले पार्ट पे, जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा दोनों को जो है उसी के लाइन पर ला देना है हम लोगों को, ध्यान रखना है। तो एक्चुअली में आपको करना क्या है, जब आप फोर्स निकालना चाहेंगे, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लगा, अगर इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या कीजिएगा, हमारा जो वेलोसिटी है और जो हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों को एक एंगल पर जो आपको दिखेगा, इसके जगह पर आप अपना राइट हैंड रखिएगा, और घूमना किधर है, घूमना है आपको वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, घूमना किधर है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और ऐसे जैसे ही आप घूमिएगा तो जिधर अंगूठा आपको जाता हुआ दिखे, ऐसे घूमना है जिधर आपको अंगूठा जाता हुआ दिखे, समझ जाइए उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो जब ऐसे घुमाए तो अंगूठा हो गया आउटवर्ड, इसका मतलब यहाँ पर लिखाएगा क्या चीज, डॉट, डॉट मतलब बाहर के डायरेक्शन में है। अगर हम इसी चीज़ को पलट दें, यानी इसको यहाँ पे रखें, इसको यहाँ पे रखें, तो उस केस में क्या होगा, घूमना पड़ेगा ऐसे, तो हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड किधर, इनवर्ड। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है, इफ वी wrap all fingers of right hand on v vector and b vector plane, then thumb will show the direction of मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग दाहिने हाथ के सारे फिंगर को भी और बी, याद रखना है भी और बी, यानी पहले भी बाद में बी, इसके प्लेन पर हम लोग घुमाते हैं, यानी व्रैप करते हैं, इसको हम मोड़ते हैं, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन को दिखाएगा उसी डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे इस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय बल का वो दिशा होगा। तो ध्यान रहेगा ये बात, पहली बात आपको ये याद रख लेना है। आप चाहो तो इसका हिंदी आप लिख लो कि जब हम लोग भी तथा बी वेक्टर के प्लेन में दाहिने हाथ के सभी उंगलियों को मोड़ते हैं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को इंगित करता है,
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो एक तरीका तो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल लगा करके। अब दूसरा एक और तरीका होता है यहाँ पर, इस तरीका को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का बामा हस्त नियम, एक राइट हैंड रूल हो गया और ये एक बायां हस्त नियम। देखिए, तो फ्लेमिंग ने क्या कहा, फ्लेमिंग का आप समझिएगा। फ्लेमिंग का कहना यह है कि अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां, बाएं हाथ के 3 उंगलियां में मिडिल फिंगर, 4 फिंगर और एक जो आपका ये अंगूठा होता है ये, तो मिडिल फिंगर यानी माध्यमा उंगली, तर्जनी उंगली, इसको तर्जनी बोलते हैं, और ये हो गया अंगूठा। तो ये तीनों उंगलियों को कुछ इस प्रकार से रखिए कि तीनों का तीनों जो होगा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ये जो है वो लंबवत हो। तो जब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगा, ये तीनों जो है जब एक दूसरे के ऊपर लंबवत होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें ये जो हमारा है मिडिल फिंगर जो होगा ये चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को दर्शाएगा, यानी चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा ये इसको दर्शाएगा। ये जो होगा यानी कि ये जो हमारा तर्जनी होगा 4 फिंगर, ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताएगा। तो हमारा अंगूठा जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाए, फोर्स को दर्शाएगा, यानी चुंबकीय फोर्स बल जो होगा उसकी दिशा को ये अंगूठा बताएगा। तो इसका कहना ये है व्हेन 3 fingers of लेफ्ट हैंड, कॉमा में हम कोष्ट में हम लिख देते हैं व्हेन 3 fingers ऑफ लेफ्ट हैंड, चलो यहाँ पर पूरे लिख देते हैं, लाइक थंब, 4 finger and middle finger is arranged in such a way that all are perpendicular to each other, then 4 finger shows direction of velocity of charge middle finger shows मैग्नेटिक फील्ड, सीधा बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब शोज मैग्नेटिक फोर्स। मतलब सीधा कहने का ये है कि जब बाएं हाथ के 3 उंगलियां माध्यमा, तर्जनी और अंगूठा तीनों को कुछ इस प्रकार से समायोजित किया जाए, अरेंज किया जाए कि माध्यमा चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी यानी वेग के दिशा को इंगित करे, हमारा जो 4 फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को इंगित करे, तो हमारा जो अंगूठा होगा वो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल जो होगा उसके दिशा को सूचित करेगा। तो ये था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। तो हम लोग ये 2 नियम के माध्यम से जो हमारा डायरेक्शन होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों नियम आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखने होंगे, कारण आपको बता रहे हैं चूँकि हम लोग
जब आगे जब हम लोग देखेंगे तो उस केस में डायरेक्शन जो होता है इसका महत्व थोड़ा अधिक रहता है। अगर इसका डायरेक्शन निकालने नहीं आया तो फिर आगे जाकर के क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन वगैरह बनाइएगा ना तो उस समय थोड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हमको ये तमाम चीज़ें जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो इसका डायरेक्शन जो है आप याद रखिएगा। इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये डायरेक्शन निकालने का तरीका आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हम अभी एक दो क्वेश्चन पर हम चेक कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं पहले, तब जा कर के हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्या किए कि पहले हम लोग अगर चेक, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड रूल थंब रूल वाला में, उसमें तो इधर घुमाओ बात खत्म, निकल जाएगा। हमारा जो चेक करने का जो जरूरत है वो फ्लेमिंग्स वाला नियम है। मान लीजिए ये है डॉट, ऐसा हम लोगों ने बना दिया, एक क्रॉस है, तो क्रॉस है तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर। हम चेक कर रहे हैं अभी, एक उस पर एक उदाहरण दे करके हम बात कर रहे हैं। और लेट अस सपोज कि हमारा ये जो है इस डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है, मान लेते इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है चल रहा है अभी वेलोसिटी के साथ, अगर ये इधर की ओर चल रहा है, तो हमको बोलेगा कि बताइए इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमको क्या लेना है, लेफ्ट हैंड रूल। अरेंज कर लीजिए इस तरह से। अब लेफ्ट हैंड रूल लेना है तो हमारा ये वाला जो फिंगर है यानी मिडिल फिंगर जो होता है ये वेलोसिटी बताएगा, डायरेक्शन जो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताएगा किसका, तो चार्ज पार्टिकल का। और ये क्या चीज़ बताएगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर, तो अंदर डाल दो। ये देख लो आप, वेलोसिटी का डायरेक्शन बताया, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये बता दिया, यानी चार्ज पार्टिकल का जो वेग होगा उसका ये डायरेक्शन बताया। अंदर के डायरेक्शन में यानी कि तर्जनी जो होगा, ये तर्जनी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड को बताया, तो फोर्स किधर लगा, ऊपर, यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड फोर्स का डायरेक्शन होगा इस चार्ज पार्टिकल पर। अगर ये ना रह करके अगर यहाँ पर ये क्रॉस के जगह पर डॉट रहता, इस तरह से अगर हम लोग डॉट लगा देते, और अब अगर फिर से वही चीज़ बोले कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये वेलोसिटी है, अब क्या करें, तो अब ऐसे नहीं डालेंगे, बात समझ रहे हो ना। अब जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा। ये बाहर हो गया ना, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर होगा, लेकिन ये डायरेक्शन तो सेम रह गया। तो ये डायरेक्शन जब सेम रह गया तो अब देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर आ गया, डाउनवर्ड। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये डाउनवर्ड लगेगा। क्लियर है बात। तो हम लोग इस तरह से ध्यान में रखेंगे। हमारा जो तरीका था फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है, ये लेफ्ट हैंड रूल हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रयोग करने आ गया। और अगर आप इसका प्रयोग करना अगर आप सीख गए हैं तो इस पर जो डायरेक्शन को लेकर के जो क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको किताब में मिल जाएगा, आप जरूर बनाइएगा, उसको आप देखिएगा डेफिनेटली, ठीक है, ताकि इस पर आपका प्रैक्टिस हो जाए, बढ़िया सा प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये रहा एग्जाम्पल, हम लोग इसको सीखे। इसमें एक और टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और वो टर्म जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग, ये अपना जो टर्म है ये लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स है ना, लॉरेंज बल, ये एक वैज्ञानिक का नाम है ना। तो इनका कहना क्या है, समझना एकदम बढ़िया से। इनका कहना ये है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को, मान लेते हैं चार्ज क्यू चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है, अगर इस चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी के साथ अगर आप फेंकते हो तो एक्चुअली में यूनिफॉर्मली अगर लेकर के चलते हो, तो हम तो सीधा सीधी एक ही बात कर रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो बल होगा वो दो तरह का बल होगा, अकेला मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, वहाँ पर चुंबकीय बल भी तो होगा, विद्युतीय बल भी तो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो क्रिएट किया था, हम लोग बात किए थे। यूनिफॉर्मली अगर चार्ज पार्टिकल को दौड़ा रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा, विद्युत बल, वो भी होगा और चुंबकीय बल भी होगा। तो लॉरेंज साहब का कहना ये है कि द कम्बिनेशन ऑफ फोर्स, द combination of electric and magnetic force is Lorentz force।
ठीक है, यानी कि विद्युत तथा चुंबकीय बल का जो कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का जो योग होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो हम यहाँ पर F नीचे L लगा देते हैं, अगर चाहो तो आप L लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, या पूरा नाम लिख दो, है ना। ये जो है लॉरेंज फोर्स है। तो लॉरेंज फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आपको याद होगा ये वाला बात जो है आपको हम बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू इतना इंटू साइन थीटा। याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला चीज़, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अगर इसी में से कोई कहे कुछ कॉमन हो जाए तो कॉमन कर लेते हैं, चार्ज को कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा। ये अपना हो गया लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला बात समझ रहे हो आप। अगर इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसी चीज़ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो अपना जो ये जो लॉरेंज फोर्स होगा, लॉरेंज फोर्स जो होगा ये वेक्टर जो फॉर्म में आएगा, तो चार्ज तो वेक्टर है ही नहीं, चार्ज वैसे ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये भी वेक्टर है, लेकिन साइन थीटा की वजह से हम इसको लिख सकते हैं वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो ऐसे ही लिखा जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है और वेलोसिटी जो होता है ये वेक्टर है, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अपना आ गया लॉरेंज फोर्स का वेक्टर फॉर्म, और ये लॉरेंज फोर्स का ये फार्मूला रियल फार्मूला हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो हम लोगों ने आज जितना फार्मूला पढ़ा है, अभी का जो क्लास था, इस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है, इतना बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब जब हम इसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को अलग अलग एंगल पर रखेंगे तो क्या क्या कहानी होगा, फोर्स का वैल्यू कैसे बदलेगा, उसमें क्या क्या घटनाएं घटेगा, वो तमाम चीज़ें हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जितना हम बताए हैं, ऐसा ही मात्रक वगैरह जितना कुछ भी आपको बताया गया है, एक बढ़िया सा आप नोट्स क्रिएट कर लो, अच्छा से बना लो, और इस पर जितना भी बातें बताया गया है वो तमाम चीज़ों को आज आपको याद रखनी है। बहुत छोटा सा पार्ट हम आज आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इतना अगर आप याद रखते हो तो फिर आगे का कहानी धीरे धीरे करके बढ़ेगा, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। लेक्चर का साइज जो है धीरे धीरे करके बड़ा करेंगे, अचानक बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप बिल्कुल तैयार रखिए। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इसके कहानी को आगे बढ़ाते हुए। आज तक कहानी को यहीं पर रोकते हैं, नाम के साथ साथ इसका जो फॉर्मूला वगैरह है ये सारा चीज़ आपको याद रखने हैं। चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।